हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर सैलरी चैप्टर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन। ये वीडियो मैं बता दूं सबसे पहले सीए आईपीसीसी सीएमए इंटर और बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बीकॉम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीकॉम के जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते हैं आप दो चार ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर लीजिए, आपका बीकॉम का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर सैलरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाऊँगा उसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अंदर ही जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कवर करा दूँगा। तो आप मेरी वीडियो के एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखें। ये सीए आईपीसीसी का एग्ज़ाम में आया 2017 में ये क्वेश्चन, जो कि 2017 में जब ये क्वेश्चन आया तो 2017 में ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये 2017 में जो क्वेश्चन कहता है कि 80 सीसीडी के अंदर न्यू पेंशन स्कीम होती है। 80 सीसीडी के अंदर न्यू पेंशन स्कीम होती है और वो जो न्यू पेंशन स्कीम है वो ये कहती है 80 सीसीडी कि अगर 80 सीसीडी ये कहती है कि अगर एसएससी को कोई भी पैसा रिसीव होता है, एक्यूमुलेट कर रहा है जो बैलेंस, उस एक्यूमुलेटेड बैलेंस से कोई भी पैसा रिसीव होता है तो वो पैसा टैक्सेबल होता था। बट 18-19 से क्या कहा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A आया, जिसने कहा 80 सीसीडी के अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा जमा किया जाता है, अगर उस पैसे को क्लोज करवा देते हो आप, तो जब आपने क्लोजर करवाया तो उस टाइम पे पैसा मिला होगा तो 40% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 60% टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ पेंशन स्कीम। दूसरी बात, सपोज करो क्लोजर तो नहीं करवाया बट उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उस एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीशन, तो वो पैसा क्या मिलेगा, वो पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा। जब पैसा नॉमिनी को मिलेगा तो लमसम पैसा मिलेगा। तो उस केस में लॉ कहता है कि 80 सीसीडी का सेक्शन ये कहता है कि अगर नॉमिनी को कोई पैसा रिसीव होता है ऑन द डेथ ऑफ एसएससी तो वो फुल्ली टैक्सेबल ना होकर फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। तो देखो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो अभी एम्प्लॉय अभी जिंदा है, तो हैंस जो उसको कितने रिसीव हुए हैं, उसको 2 लाख रुपए लमसम रिसीव हुआ है, तो 2 लाख का 40% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो हैंस हमने क्या करा, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन लिखनी है एंड देन जो ग्रॉस वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी, 2 लाख, माइनस करेंगे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A, ये आपका 40% हो गया, बाकी बचा क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्रॉस वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर डिडक्शन माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेट सैलरी निकल कर जाएगी, उसके ऊपर आप स्लैब लगा दोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। मैं शुरू करता हूँ। मिसिस जया, लड़की है मिसिस जया, मार्केटिंग मैनेजर है XYZ लिमिटेड के अंदर। एक कंपनी है, कंपनी में ये कौन है, मार्केटिंग मैनेजर है, और वो उसको क्या क्या मिलता है, उसको मिलती है बेसिक सैलरी। उसको क्या मिलती है, बेसिक सैलरी कितने की, 65,000 रुपये पर महीने की। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साल का डाटा आ जाएगा। डीएनएस अलाउंसेस मिलता है 22,000 रुपये, 30% रिटायरमेंट बेनिफिट, ये काम आएगा। ये 30% फॉर्म ऑफ सैलरी का पार्ट जो बनता है वो कितना बनेगा, सिर्फ 30% बनेगा। जब हम आगे चल के परक्यूजिट भी निकालेंगे, RPF वैसे तो उस सिचुएशन पर हमारा काम आएगा 30% वाला पोर्शन। फिर उसके बाद बोनस निकालेंगे, बोनस कितना है, 17,000 रुपये पर मंथ, इंटू 12 करेंगे, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद ये कुछ पार्ट दे रखा है जिसमें कहता है कि जो मेरा एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एकोमोडेशन, रहने के लिए फैसिलिटी दी, कब से दी, 1 अप्रैल 2018 से, एट कंसेशनल रेट पे देता है। तो मेरे मकान मालिक, देख ध्यान से सुनना, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कौन, एम्प्लॉयर मुझे क्या कहता है, कहता है कि ठीक है काम कर, ये कमरा ले और तुम मेरे जगह पर रहो। एक होता है कि आपको पैसा दे दिया और आपसे कहा ठीक है जहाँ रहना वहाँ रहे, दैट इज़ कॉल्ड HRA। एक होता है कि मकान मालिक का है, एम्प्लॉयर का है, आपको रहने के लिए सुविधा दी जा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन बोला जाता है, जिसे शॉर्ट में अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो वो क्या था, वो जो घर था वो एम्प्लॉयर ने लीज पर लिया था। तो XYZ लिमिटेड एम्प्लॉयर है, उसने लीज पे लिया था, कितने रुपए का, 12,000 रुपये महीने का लीज पे लिया।
अब मिसिस जे है, उसने क्या करा, उसने रहना शुरू करा कब से, 1 नवंबर से। तो जब से रहना शुरू करा तभी से टैक्सेबल होगा ना, तो टैक्सेबल इसके हाथ में ऐड करेंगे फ्रॉम 1 नवंबर से 31 मार्च तक ऐड करेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर मिसिस जया कहती है कि देखो 4,800 रुपये कंपनी मेरे से रिकवर कर रही है, तो आप क्या करोगे, 50% ऑफ सैलरी निकालोगे और जो आपने पे किया है RFA और विच एवर इज लोअर जो निकल कर आएगा उसमें से 4,800 आप माइनस कर देना, हैंस आपका RFA निकल कर आ जाएगा। अभी मैं आपकी इसको कैलकुलेशन भी बताऊंगा। फिर उसके बाद जो होता है गिफ्ट, गिफ्ट कितना दिया, 8,000 रुपये का। बर्थडे पर जो 8,000 रुपये का गिफ्ट मिला है उसमें से क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये से कम का गिफ्ट मिलता है, फुल्ली एग्जेंट। 5,000 से ज़्यादा का मिलता है तो जितना एक्सेस मिला उतना टैक्सेबल हो जाता है। फिर उसके बाद RPF में जमा करवाता है, वो खुद भी जमा कराता है और कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। तो RPF के लिए क्या कहता है, RPF के लिए मैं आगे आपको लॉ पढ़ाऊंगा। तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है अप टू 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, 12% से जितना एक्सेस करा है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा इन एक्सेस ऑफ 12%। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करते, उसे इग्नोर करते हैं RPF का, अभी दिखाऊंगा मैं। फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल ट्रीटमेंट अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलग होता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो हैंस इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद कहता है कि जो मोटर कार है वो कौन है, मालिक एम्प्लॉयर है। मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है। उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, 1400 सीसी, दैट इज 1.4 लीटर, 1400 सीसी। प्रोवाइडेड टू मिसिस जया, मिसिस जया को दी जाती है। कब से दी जाती है, 1 नवंबर 2018, मतलब नवंबर में मिली है। तो नवंबर से 31 मार्च तक काउंट करोगे कितने महीने बनते हैं, 5 महीने। विच इज़ यूज फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल, कोई बात नहीं। रिपेयर का खर्चा कौन पे करता है, रिपेयर का खर्चा कंपनी पे करती है, ठीक है। ड्राइवर नहीं मिला है, ये ध्यान रखना, क्या करना है, कंप्यूट करनी है इनकम अंडर एट सैलरी एंड ऑल्सो टैक्स लाइबिलिटी भी कंप्यूट करनी है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, 65,000। मैं क्या करूँगा, 65,000 रुपये लिखूँगा। मैं क्या करूँगा, 65,000 इंटू 12 करा, 7,80,000 ये आ गया आपका। ध्यान सुनना, सॉल्यूशन मेरे पास है, प्लीज़, मैंने इस पर मेहनत करी है, आपको मैं अपलोड भी कर दूँगा। मेरे ड्राइव पे जाना, गूगल ड्राइव पे लिंक दिया हुआ है, तो मैं यहाँ उसका लिंक यहाँ पर रेफ़र कर दूँगा, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करा, 7,80,000। फिर 22,000, 22,000 इंटू 12 करोगे, 22,000 इंटू 12, 22,000 इंटू 12 करा आपका 2,64,000। फिर उसके बाद बोनस 17,000, 17,000 इंटू 12 करेंगे 2,04,000 आ गया। तीसरा कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो हैंस ये नील रख दिया। नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट, गिफ्ट में क्या कहा, गिफ्ट कितना दिया, 8,000 रुपये का, 5,000 से एक्सेस है, 5,000 से एक्सेस है, हैंस क्या करूँगा मैं, 3,000 एक्सेस दिया, 3,000 सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ओके, 3,000 सैलरी का पार्ट बन जाएगा, 3,000 ये आपका ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सैलरी के बाद एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बोलते हैं RFA। RFA पढ़ाने से पहले मैं इसका लॉ दिखाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना, यहाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये समरी चार्ट बना हुआ है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में ये कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अदर एम्प्लॉई, ज़्यादातर अदर एम्प्लॉई का क्वेश्चन गिवन होता है। तो जो अदर एम्प्लॉई है उसमें ये कहता है कि ये बताओ मालिक कौन है, एम्प्लॉयर मालिक है उस मकान का, तो ये लिमिट लगाएंगे। लेकिन अगर मालिक ने क्या किया, हायर पे लिया है, तो हम देखेंगे हायर वाला केस। हम कौन सा देखेंगे केस, हायर वाला। तो हायर के केस में आपकी 2 लिमिट होती है, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर निकाल लो। अब दूसरी बात, सैलरी का मीनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा, ग्रेच्युटी निकालते हैं, सैलरी का मीनिंग अलग होता है। पेंशन निकालते हैं, सैलरी का मीनिंग अलग होता है। RFA निकालते हैं, सैलरी का मीनिंग अलग होता है। SPF निकालते हैं, सैलरी का मीनिंग अलग होता है। हम निकाल रहे हैं RFA। RFA के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होता है, सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन और कोई अदर मॉनेटरी इनकम, परक्विजिट को हटा देना। तो देखो ध्यान से देखना, बेसिक सैलरी, DA, बोनस, सैलरी का पार्ट बनेंगे। हैंस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है,
बेसिक सैलरी, डीए कौन सा वाला, 30% रिटायरमेंट वाला, और 17,000। आपको क्या करना है, जोड़ो इसको। सबसे पहले सैलरी निकाल लो। सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस। बेसिक कितना है, 65,000। ये 22,000 का कितना परसेंट करो, 22,000 का 30% किया, कितना आ गया, 6,600। प्लस बोनस बताओ कितना है, 17,000। कितने महीने के लिए निकालना है, 12 महीने के लिए। अभी तो 12 महीने से करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 65,000 प्लस 6,600 प्लस 17,000 इंटू 12 कर दिया। कितना आ गया ये, 10,63,200। ठीक है, 10,63,200 तक आपको समझ में आया। अब लिखेंगे सैलरी ऑफ एक्यूपाई पीरियड। एक्यूपाई पीरियड कितना था, एक्यूपाई पीरियड था उसका 5 महीने। 5 महीने की सैलरी निकाल लो, 10,63,200 इंटू 5 डिवाइड बाय 12। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,63,200 डिवाइड बाय 12 इंटू 5। कितना आ गया, 4,43,000 निकल कर आ गया। ये आ गई मेरी क्या, सैलरी निकल कर आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैंने विच एवर इज लोअर पढ़ा था। लोअर कितना पढ़ा था, 1 और 2, विच एवर इज लोअर, उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यही पढ़ा था। तो सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी निकाल लो। 50% ऑफ सैलरी ये देखो, आप इसको 15% करो, कितना आ गया, 66,450। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, हायर चार्जेस। लीज पे लिया था, कितना था, देखो यहाँ पर देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये तो कहता है 50% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस। हायर चार्जेस बताओ कितने हैं इसमें, हायर चार्जेस दैट इज़ जो ली एकोमोडेशन जो ली है वो कितना है, 12,000 रुपये लीज पे लिया। किसने लिया, कंपनी वालों ने। तो 12,000 रुपये उसका चार्जेस है। तो 12,000 पर मंथ है, इंटू कितने महीने, 5 महीने, 12 पंजे 60। दैट इज़ लोअर कितना हो गया, लोअर हो गया 60,000। अभी 60,000 रुपये आपका निकल कर आ गया। ठीक है, 60,000 निकल कर आ गया। अब ये कहता है कि रिकवरी कितनी हो रही है, जया कितनी दे रही है। जया कहती है कि जो मेरे से रिकवर किया जाता है वो कितना किया जाता है, 4,800 पर मंथ है। तो 4,800 इंटू 5 महीने का पे किया होगा इसने, 5 महीने का निकाल लो। 4,800 इंटू 5 कितना आ गया, ये 24,000 निकल कर आ गया। माइनस करो 36,000। तो दैट इज़ ये क्या निकल कर आ गया, इतना अमाउंट टैक्सेबल निकल कर आ गया। और ये क्या करूँगा मैं, बेसिक सैलरी में ऐड कर दूंगा। तो इसीलिए क्या निकाला मैंने, बेसिक सैलरी निकाली। और कितना निकल कर आ गया, ये 36,000। ये देखो 36,000 ही आ रहा है। और मैंने क्या कर दिया, ये इसमें ऐड कर दिया। देखो 36,000 मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, आरएफए की कैलकुलेशन समझ में आ गई। सिंपल नेट रख समझ लो। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको 2 चीज़ें देखनी होती है। क्या हायर, मालिक कौन है, मालिक अगर कंपनी का बंदा मालिक खुद है तो ये लगेगा। अगर मालिक नहीं है, लीज पे लिया है, तो ये लगेगा 50% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो वो माइनस कर देना, बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आरएफए समझ में आ गया। नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट आता है आपका आरएफए के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले पोर्शन आ जाते हैं। तो मैं उसको कंप्लीट करा देता हूँ। पहले देखो, ध्यान से देखो, वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसने क्या करा, कंट्रीब्यूट किया। शी कंट्रीब्यूट 18% ऑफ सैलरी टूवर्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या कर देती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करती है कितना परसेंट, 18%। इसका लॉ में दिखा देता हूँ आपको। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है किसके ऊपर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके एक्सेस जितना पे किया टैक्सेबल। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसे क्या करेंगे, ऑलवेज इग्नोर करेंगे और 80C की डिडक्शन भी देंगे। इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट होगा, उसके ज़्यादा जो होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना, मेरे क्वेश्चन में क्या कहा, 18% कंट्रीब्यूट किया, एग्जाम्प्ट कितना होगा, 12% एग्जाम्प्ट होगा, बाकी बचा क्या हो जाएगा, 6% टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा सुनो,
कितना एग्जेम्प्ट होगा 12, कंट्रीब्यूट कितना किया 18, तो बाकी 6% क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इसमें ऐड कर दूँगा, निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिखो। देखो 65,000 रुपये तुम्हारी क्या है सैलरी है, और 22,000 का 30% क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने क्या किया 65,000 रुपये सैलरी, 22,000 का 30% रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट, दैट इज़ ये 1 महीने का और ये 1 महीने का इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का आ गया, दैट इज़ 1 साल का आ गया, दैट इज़ 8,59,200 पूरे साल भर का आ गया। क्या करना है अब आपको, 8,59,200 में उसको कितना परसेंट एग्जेम्प्ट होगा, इधर निकाल लो, 8,59,200 का 12% तक तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद 6% तक क्या हो जाएगा, 6% आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यही होगा। तो निकाल लो, पूरे साल भर का निकालना है यहाँ 12 महीने का निकालना, तो 8,59,200 का 12% जो निकालोगे वो कितना हो जाएगा 1,03,104, ये तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। 8,59,200 का 6% कितना हो जाएगा 51,552, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो इसीलिए आपका ये जो टैक्सेबल पोर्शन जो लिखा है 51,552, ये आपका टैक्सेबल दैट इज ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहता है, वही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट ये कहता है कि मोटर कार का ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। मोटर कार के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। मोटर कार के ट्रीटमेंट में ये कहता है कि कार किसकी है, कार का मालिक एम्प्लॉयर खुद है, और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है। ध्यान से देखना, कार का मालिक कौन है, वो खुद है, और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी वो खुद पे करता है। तो गाड़ी की सीसी लिमिट देखना, गाड़ी की सीसी लिमिट अगर 1600 से कम की है तो 1800 रुपये पर मंथ आपका सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1600 सीसी से ज़्यादा है तो 2400 रुपये पर मंथ इनटू जितने महीने आपने कार यूज़ करी है मल्टीप्लाई कर देना, उतने महीने का आपका ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर खुद है। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस कौन पे करता है, एम्प्लॉय पे करता है। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस कौन पे करता है, एम्प्लॉय पे करता है। तो उस सिचुएशन पे 1600 सीसी तक है तो 600 रुपये पर मंथ इंटू जितने महीने कार यूज़ करी है वो, 1600 से ज़्यादा सीसी की कैपेसिटी है तो 900 रुपये पर मंथ। तो 600, 900, 1800, 2400 ऐसे करके याद रख लेना, 600, 900, 1800, 2400, ठीक है। वैसे तो लिमिट बनती है 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, बट ये 900 की लिमिट नहीं कवर होती, ठीक है। नहीं तो वैसे हो जाती है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24। तो 600, 900, 1800, 2400 करके याद कर लेना, ठीक है। तो 1600 सीसी से कम, 1600 से ज़्यादा, 1600 से कम, 1600 से ज़्यादा, ओके। अब यहाँ देखो, जो कार है, कार का मालिक कार कंपनी है, दैट इज़ एम्प्लॉयर है। दूसरी बात क्या देखना होता है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किसने पे किया, रनिंग एंड रिपेयर का खर्चा मेड बाय कंपनी, मतलब मालिक कौन, कंपनी। मेड किसने किया, कंपनी ने किया, हैंस तो वो आपकी ये वाली लिमिट आ जाएगी। मालिक मेड किसने किया, एम्प्लॉयर ने। 1400 सीसी है ना, 1.4 लीटर, दैट इज 1400, तो 1800 रुपये आ जाएगा। जो 1800 है इनटू मल्टीप्लाई कर दो कितने, दैट इज़ 1 नवंबर से ली है ये फैसिलिटी। आप 1 नवंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने आती है, तो 1800 इंटू 5 करेंगे, कितना आ गया 9000। आपका ये 9000 रुपये ये निकल कर आ गया 9000। सबको ऐड करेंगे, आपकी ग्रॉस सैलरी निकल कर आती है, ये ग्रॉस निकल कर आ गई। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। अगर आप IPCC या CA में इंटर के बच्चे हैं, अभी अमेंडमेंट आई है, ये 40,000 की लिमिट कितनी हो गई है, 50,000 की लिमिट हो गई है, तो अब ये 50,000 माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 50,000 माइनस करना, मेरे पास ये बुक अभी 6 महीने पुरानी बुक है तो इसीलिए ये 40,000 पर सॉल्व है। आपका ये निकल कर आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड नेट सैलरी, हैंस ये GTI निकल कर आ गया। ये क्या निकल कर आ गया, GTI निकल कर आ गया।
ये ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, इनकम अंडर हेड सैलरी निकल कर आ जाएगा। फिर इनकम अंडर हेड सैलरी को पाँचों हेड होते हैं ना, पाँचों हेड जोड़ते हैं तो जीटीआई बनता है। इसे ही क्या मान लिया, जीटीआई मान लिया। फिर जीटीआई में से क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन। आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कितना किया, जितना कंट्रीब्यूट किया वो निकाल लो। 8,59,200 आया था, उसका 18% कंट्रीब्यूट किया था। 8,59,200 का 18% कंट्रीब्यूट, दैट इज़ 1,54,556, 1,54,556। अब लॉ ये कहता है कि 80C की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, सिर्फ 1.5 लाख की मिलेगी। हैंस हम 1.5 लाख माइनस करेंगे तो आपकी ये टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। जब आपकी ये टोटल इनकम निकल कर आ गई तो इसको 10 के डिविजिबल में राउंड ऑफ करना होता है, तो इसीलिए ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो अगली डिजिट में राउंड ऑफ करते हैं, अदरवाइज उससे पहली डिजिट में। तो 52 है तो पहली डिजिट में राउंड ऑफ कर दिया, ये 50 कर दिया। इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लग जाता है, 288A सेक्शन लग जाता है। ठीक है, ये आपका टोटल इनकम तक निकल कर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद आपको कंप्यूटेशन किसकी करनी होती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करने के लिए ध्यान से सुनना, टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन 2-4 लाइन छोड़ने के बाद करी जाती है। सबसे पहले 11,57,550 पर टैक्स कैसे निकालेंगे। टैक्स निकालना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप टैक्स निकालना भी सीख जाओगे। सबसे पहले फर्स्ट अप टू 2.5 लाख तक तो नील होता है, कोई टैक्स रेट नहीं। लेकिन कहता है कि आपने 2.5 लाख से एक्सीड कमाया, ज़्यादा कमाया, पर अब तो कितना कमाया, 5 लाख तक कमाया, तो उसके ऊपर हम 5% का टैक्स लगाएंगे। दैट इज़ कितना जाएगा ये 12,500। 5 लाख से एक्सीड कितना कमाया, अप टू 10 लाख तक, उसके ऊपर हम कितना परसेंट टैक्स लेंगे, 20%। तो कितना आ जाएगा ये 1 लाख आ जाएगा। और उसके ऊपर नेक्स्ट उसके ऊपर जितना भी कमाओ उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 30% लगेगा, है। तो 12,500 ये लगा प्लस 1 लाख, कितना कमाया उसने, 11,57,552 कमाया है, माइनस कर देना 10 लाख, कितना एक्सेस हो गया, 1,57,552 हो गया एक्सेस। तो इसका 30% निकाल लो, 1,57,552, 1,57,552 का 30% करा, कितना आ गया, 47,265। टोटल कर लो, प्लस 1 लाख प्लस 12,500, कितना आ गया, 1,59,765 आ गया। अब ये जो निकल कर आया इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6390.62, ऐड कर दो 159,765, 1,66,155.62। 5 या 5 से ज़्यादा होता तो नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ 288 भी लग जाता है, टैक्स लायबिलिटी के लिए 288 भी, टोटल इनकम के लिए 288A। तो देखो यही आ रहा है 1,66,160। तो इसीलिए हमने क्या करा था, हमने इसको नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ कर दिया, 1,66,000। ये देखो 150, ये 55 है, 5 से ज़्यादा है तो इसीलिए कितना कर दूंगा, 160 कर दूंगा। 1,66,160, 1,66,160, ये क्या आ जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, किसी को स्लैब ना समझ में आई हो तो मेरी दूसरी वीडियो देखो, उसमें मैं स्लैब की कंप्यूटेशन कैसे निकालते हैं कंप्यूटेशन, वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो होगी, देख लेना, आपको कंप्यूटेशन करना आ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।